हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एचपीएससी का साइंटिस्ट बी का एग्जाम होने वाला है 2025 में। उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख रहे थे। पिछले 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं 30 क्वेश्चन देखने के लिए। एक्सप्लेनेशन भी साथ में है। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन विच इज फ्रॉम 31 टू 40। 31 से 40 तक के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला सवाल है, व्हेन क्लोराइड इज एडेड टू सीवेज बोथ एट द बिगनिंग एंड एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस द फिनोमिना इज कॉल्ड। तो जब क्लोरिनेशन आपने सुना होगा, तो क्लोरिनेशन करते हैं हम जब पानी को ट्रीट करना होता है, वाटर को ट्रीट करना होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या टर्शियरी ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्लोराइड को ऐड किया जाता है सीवेज में, स्टार्टिंग में भी यानी बिगनिंग में भी और एंड में भी ट्रीटमेंट प्रोसेस के। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, जब हम किसी चीज को, मान लीजिए कोई चीज है, जब हम उसको तोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट, तोड़ना। ठीक है। तो क्या बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्लोरीनेशन के ट्रीटमेंट को, यानी कि पानी के ट्रीटमेंट को, जब हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं पानी को, तो क्लोरीनेशन को हमने कहीं ना कहीं दो हिस्सों में, दो भागों में तोड़ दिया है कि एक स्टार्टिंग में क्लोरीनेशन होगा और एक एंड में क्लोरीनेशन होगा। तो आपको क्या लगता है कि इसको क्या कहा जाएगा, इस फिनोमिना को? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसको कहा जाता है स्प्लिट क्लोरीनेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्प्लिट क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि क्लोरीन को जो है वो दो डिफरेंट स्टेजेस में ऐड किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। यूजुअली प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक बार पहले इसको यूज किया जाता है, वंस बिफोर प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले एक बार इसको यूज किया जाता है, एंड वापस से इसको फिर से यूज किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहले, यानी कि डिस्चार्ज से पहले। बेसिकली जब डिस्चार्ज होने वाला होता है पानी, उससे पहले इसको ट्रीट किया जाता है क्लोरीनेशन से, एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले भी इसको ट्रीट किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बैकग्राउंड अगर हम जानने की कोशिश करें, तो इसमें हम जानते हैं कि फर्स्ट डोज जो दी जाती है क्लोरीनेशन की, जो कि बिगिनिंग में दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि जो पानी में स्मेल आ रही है, जो ओडर आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो उसमें जो भी क्योंकि पानी में सीवेज है, पानी की बीओडी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दैट इज़ प्रोन टू बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। तो वहाँ पे जो पैथोजेंस या डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पे। बट हमें क्या करना है कि उसे कंट्रोल करना है, उसे सप्रेस करना है। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है, जो पैथोजेंस की ग्रोथ ना हो उस पानी में, तो इसलिए उनको सप्रेस करने के लिए भी एक तरीके से ट्रीटमेंट यूनिट में क्लोरीनेशन किया जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ बिगनिंग स्टेज की। तो बिगनिंग में ओडर कंट्रोल के लिए और पैथोजन को सप्रेस करने के लिए एक तरीके से क्लोरीनेशन की डोज दी जाती है। अब जो सेकंड डोज है, सेकंड डोज कब दी जाती है? जब पानी जो है डिस्चार्ज से पहले, जब हम उसको रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में या म्युनिसिपल एरियाज में, तो उस एक तरीके से रिलीज से पहले एक डोज दी जाती है, जिसको कि एंड में दिया जाता है। बेसिकली जब पानी ट्रीट हो गया होता है तो फाइनल डोज उसको बोला जाता है। तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि डिसइंफेक्ट किया जा सके। मतलब अब पानी क्योंकि सभी डेब्रीज से फ्री है, फिजिकल कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं है, तो ये मेक श्योर किया जाता है कि उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस एंड फ्री फ्रॉम दैट पैथोजेंस, प्रोटोजोआ। इन सब से फ्री हो। तो एक तरीके से डिसइंफेक्टिंग डोज के तौर पे सेकेंड डोज दी जाती है जब इफ्लुएंट को रिलीज किया जाता है उससे पहले, ताकि वो एनवायरनमेंट में जाके कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज कोज ना करे या फिर पैथोजेंस को जन्म ना दे। तो इसलिए ये इंश्योर करने के लिए सेकेंड डोज दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव question number 32, and this says which of the following does not occur when the sewage is discharged in water। इसमें से कौन सा नहीं होता है जब सीवेज पानी में डिस्चार्ज होता है तब? तो जब सीवेज पानी में डिस्चार्ज होगा तो इसमें से कौन सी चीज है जो नहीं होगी? द करेक्ट आंसर इज O2, इंक्रीज इन O2। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बात हो रही है सीवेज की। सीवेज का मतलब होता है डर्टी, पानी जो है वो गंदा है। पानी अगर गंदा है तो मतलब बीओडी ज्यादा है।
और अगर बीओडी उस चीज़ की ज़्यादा है, बीओडी उस एक्वेटिक बॉडी की ज़्यादा है, पानी की बीओडी अगर ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली O2 जो है वो कम होगी, यानी कि ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस पर एक वीडियो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है और ऑक्सीजन यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ उसका क्या रिलेशन है। यू कैन डेफिनिटली चेक दैट वीडियो। आई विल पिन दैट वीडियो इन आई बटन। सो इसमें बोला गया है कि जब सीवेज पानी में डिस्चार्ज होता है तो इसमें से क्या चीज़ नहीं होती है। तो O2 में इंक्रीज नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल में इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, किस में इंक्रीमेंट होता है? बीओडी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में इंक्रीमेंट होता है, ऑक्सीजन में नहीं होता है। सो ये नहीं होता है, तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। ठीक है। सो देख लेते हैं होता क्या है जब सीवेज को डिस्चार्ज किया जाता है पानी में। व्हेन सीवेज एंटर्स द वाटर, सो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, क्योंकि सीवेज में मेनली ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर जब बढ़ता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, सो वो आते हैं और उसको ईट करते हैं, उस पे फीड करते हैं। जब वो उस पे फीड करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ना कि वो बढ़ती है। तो जब डिक्रीज हो जाती है देन फिर यूट्रोफिकेशन और सारी चीजें होती है, एल्कल ब्लूम होता है। सो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्कल ब्लूम क्या होता है, यू कैन चेक दैट वीडियो, वो भी मैं आई बटन में पिन कर दूंगी। बाकी सब अगर ऑप्शंस की हम बात करें, जैसे यहाँ पे दिया गया है साइनोफाइसियन। सो साइनोफाइसियन ब्लूम जो है ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा पानी जहाँ में नाइट्रोजन और फॉस्फेट जो मिनरल्स हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, तो आपको साइनोफाइसियन देखने को मिलेगा। डिप्लीशन ऑफ O2 लेयर्स, ये आपको दिखेगा जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो O2 लेयर जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। यूट्रोफिकेशन जो है वो, यूट्रोफिकेशन मतलब कि जब वाटर बॉडी जो है वो एनरिच हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी एनरिच हो जाता है नाइट्रोजन और फॉस्फेट के मिनरल से, सो वहाँ पे एल्गल ग्रोथ देखने को मिलती है और हेंस अल्टीमेटली जो वाटर बॉडी है वो यूट्रोफिक हो जाती है। सो दिस इज Next question we have question number 33. So this question says the heat resistant spoilage organism in canning industry is heat resistant spoilage organism canning industry में कौन से होते हैं, क्या होता है, कौन सा है? So the correct answer is D. Correct answer is D, that is Clostridium butyllinium. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक नेम और जेनरिक नेम। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी से होते हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम। सो हीट रेजिस्टेंट स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म जो है कैनिंग इंडस्ट्री में ये होता है। तो बोटुलियम जो होता है दे आर लाइक हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स, दे आर हीट रेजिस्टेंट एंडोस्पोर्स, मतलब कि दे कैन सर्वाइव इम्प्रॉपर कैनिंग एंड दे कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन एंड दे आर वेरी डेडली, क्योंकि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो डेडली न्यूरोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात बोली गई है यहाँ पे। Next question we have statistical method. Statistical method based on random dispersion of microorganisms per volume in a given sample. सो यहाँ पे बात बोली गई है कि बेस्ड ऑन द रैंडम डिस्पर्जन ऑफ, देखिए जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को आप किसी चीज़ का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और आप अटक रहे हैं, आप वहाँ पे कहीं पे यू कैन से कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ कि आप कीवर्ड्स पे फोकस करिए, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए। जब आप कीवर्ड्स को पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं, तो उन कीवर्ड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किससे रिलेटेड पूछ रहा है। सो जैसे अभी सपोज करो मुझे क्वेश्चन में मान लीजिए कि कुछ समझ में नहीं आया है, तो कीवर्ड्स यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे रैंडम डिस्पर्जन, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। स्टेटिस्टिकल मेथड, सो इन सब कीवर्ड से आप समझिए कि किसकी बात कर रहा है। तो स्टेटिस्टिकल मेथड जो किस पर बेस है कि रैंडम डिस्पर्जन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। और अगर आपने एमपीएन के बारे में सुना होगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर इसका नाम है। एमपीएन जो मेथड है दैट समथिंग डील विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ठीक है? तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर और अब मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि जो एमपीएन है यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है, ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन का एक तरीके से एस्टीमेट लगाता है कि ये एक मेथड है जो बताता है कि नंबर ऑफ जब हम एक तरीके से इनोकुलेशन करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, सो उसमें हम देखते हैं कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म उस पर्टिकुलर सीवेज काम कर रहे हैं अगर, तो उस पर्टिकुलर सीवेज में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वहाँ पे प्रेज़ेंट है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म वहाँ पे ग्रो हुए, तो दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन से एक तरीके से ये मेथड डील करता है। सो वही बात बोली गई कि रैंडम डिस्पर्शन किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पर वॉल्यूम में, पर यूनिट आपने वॉल्यूम लिया, सो उस पर यूनिट वॉल्यूम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कितनी है उससे डील करता है ये मेथड, दैट इज एमपीएन मेथड। सो दिस मच। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 35. So question number 35 says introduction of microorganism with specific metabolic property in situ bioremediation. So इसमें बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको डेफिनेशन दी गई है. So we have biostimulation, biomagnification, biodegradation, bioaugmentation. So आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो ऊपर आपको स्टेटमेंट दिया है ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसको ये डिफाइन कर रहा है. So introduction of microorganism with specific metabolic property इन सीटू बायोरेमिडिएशन, इन सीटू बायोरेमिडिएशन हो रहा है और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जिनकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक हैं, मतलब कि मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी के बेस पे बायोरेमिडिएशन बेसिकली हो रहा है. सो उस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है. सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बायो ऑगमेंटेशन. सो बायो ऑगमेंटेशन होता क्या है इसको समझ लेते हैं. बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है. कहाँ पे यूज किया जाता है, पॉल्यूटेड साइट में. तो सबसे पहले तो हम बायो रेमेडिएशन को समझते हैं. बायो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म. रेमेडिएशन का मतलब होता है किसी चीज को रेमिडिएट करना, ठीक करना, है ना. रेमिडीज आपने सुना होगा, होम रेमिडीज, तो वहीं से वर्ड आया रेमिडिएशन, किसी चीज को ठीक करना, उसको कीटाणु रहित करना या उसको टॉक्सिन्स फ्री करना, सो रेमिडिएट करना. तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी कॉन्टेमिनेटेड साइट्स में से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं या उसको रेमिडिएट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन कहा जाता है. ठीक है. सो बायो रेमिडिएशन की बहुत सारे टाइप्स है, बायो स्टिमुलेशन, मैग्निफिकेशन, डिग्रेडेशन, बायो ऑगमेंटेशन. बट जब हम बायो ऑगमेंटेशन की बात करते हैं तो बायो ऑगमेंटेशन स्पेसिफिकली डील करता है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि पोल्यूटेड साइट पे हम ऐड करते हैं ताकि डिग्रेडेशन को बढ़ाया जा सके. क्यों बढ़ाया जा सके, क्योंकि जिन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें उनकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी होती हैं. तो जब हम उन्हें पोल्यूटेड साइट पे ऐड करते हैं तो वो डिग्रेडेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि जो भी पोल्यूटेड साइट में पोल्यूटेंट्स हैं वो उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी, एंड देन वो पोल्यूटेड साइट क्लीन हो जाती है. सो जनरली जब बायोएग्मेंटेशन की बात की जाती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं जब ऑयल स्पिल होता है. तो ऑयल स्पिल क्लीनअप में हम ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं जिनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जो कि पोल्यूटेड साइट्स में थे, हाइड्रोकार्बन्स को रिमूव करें, यानी कि ऑयल को रिमूव करें और इनहैंस डिग्रेडेशन करके उस साइट को पोल्यूटेड फ्री कर दें. सो दैट इज समथिंग नोन एज बायो ऑगमेंटेशन. इसके अलावा बाकी सारे जो डेफिनेशंस हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार. बायो स्टिमुलेशन में क्या होता है, स्टिमुलेशन इज बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको जो सेकंड वर्ड है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है. स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को तेज करना. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि कोई कॉन्टामिनेटेड साइट है और इसके ऑलरेडी कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे इस सॉइल में, तो हम नेटिव वहीं के जो रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं. कैसे स्टिमुलेट करेंगे, जब हम उनको खाना देंगे, जब हम उनको वैसी कंडीशंस देंगे तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो बेसिकली अगर हमें उस साइट को पोल्यूटेंट फ्री करना है और डिग्रेडेशन को इनहेंस करना है, तो वहीं के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम चाहते हैं कि वो बढ़े, और बढ़ने के लिए हमें उन्हें न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे. तो बेसिकली स्टिमुलेटिंग नेटिव माइक्रोब्स को ही स्टिमुलेट करना, न्यूट्रिएंट को ऐड करके, ताकि वो डिग्रेडेशन की प्रोसेस को और बढ़ा सके. तो दैट इज समथिंग नोन एज बायो स्टिमुलेशन.
अब बायोडिग्रेडेशन आप सभी को पता है, बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो जब अपनी सिंपलर सब्सटेंसेस में नेचुरली ब्रेक होते हैं, सो उसी प्रोसेस को बायोडिग्रेडेशन कहा जाता है। मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि फूड चेन में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन, मतलब एक लेवल पे, फिर दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, इस तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स अलोंग द फूड चेन। सो फूड चेन में टॉक्सिन्स का बढ़ते जाना, इसी को बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। So this is about biomagnification. Next we have question number 36. So question number 36 है, which of the following causes phenomena of biomagnification। तो निम्नलिखित में से कौन सा फिनोमिना या निम्नलिखित में से कौन सा बायोमैग्निफिकेशन का फिनोमिना कॉज करता है, या कौन सा कारण है जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन होता है। सो ऑब्वियस सी बात है, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको बायोमैग्निफिकेशन पता होगा, तो आपको पता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिग्रेडेशन के प्रोन नहीं होता, मतलब जो कि रेजिस्ट करता है डिग्रेडेशन को, जिसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। अब मान लीजिए कोई चीज़ डिग्रेड ही नहीं हुई किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तभी तो वो फूड चेन में ऊपर तक जाएगी। फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल से थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल। तो इस तरीके से वो टॉप प्रेडेटर की बॉडी में आपको एक्यूमुलेट हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर से ऊपर तक इसीलिए आई है क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो सकती, है ना? सो कोई भी चीज़ अगर वो डिग्रेड नहीं हो रही है और वो फैट सोल्यूबल है, तो उससे बायोमैग्निफिकेशन होगा। ठीक है? सो निम्नलिखित में से किससे बायोमैग्निफिकेशन होगा? ये होगा डीडीटी से। सो डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डीडीटी की फुल फॉर्म, डीडीटी एक क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड है। सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड है। सो बेसिकली डीडीटी इज अ पेस्टिसाइड। तो जो भर भर के हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ डीडीटी ही नहीं, बाकी पेस्टिसाइड भी कहीं ना कहीं बायो एक्यूमुलेट होते हैं और एंड देन वो बायो मैग्नीफाई होते हैं। सो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन पर भी शॉर्ट वीडियो है, आप दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, डिफरेंस क्लियर हो जाए। सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि क्लोरीनेटेड जो पेस्टिसाइड है डीडीटी, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और लिपोफिलिक एक तरीके से क्या है, सब्सटेंस है। एंड लिपोफिलिक मतलब कि जो कि फैट में सोल्यूबल होता है, फैट लविंग। लिपो इज समथिंग रिलेटेड टू फैट एंड फिलिक इज समथिंग रिलेटेड टू लविंग। सो इसीलिए ये फैट में स्टोर होता जाता है, तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा और सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे मैग्नीफाई होता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। सो दिस इज अबाउट डीडीटी। बाकी अगर बाकी केमिकल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में अगर हम देखें, सो वी हैव जैसे कि अभी तो हमसे डीडीटी के बारे में पूछा कि बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से होता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबली इस बार के एग्जाम में पूछ लिया जाए। सो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है कि मिथाइमोग्लोबिनेमिया जो है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, वो किसकी वजह से होता है? सो दैट इज कोज्ड बाय NO3, नाइट्रेट की वजह से वो होता है, मिथाइमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉज फिनोमिना ऑफ मिथाइमोग्लोबिनेमिया, या विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज, नॉट फिनोमिना, मिथाइमोग्लोबिनेमिया इज नॉट फिनोमिना, इट इज अ डिजीज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिजीज नेम्ड मिथाइमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम, किसी भी नाम से आपको दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछी जा सकती है। एंड अगर मैं PO4 फॉस्फेट की बात करूं, सो इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन कोज होता है। सो आपको टर्म के साथ, टर्म उस टर्म से कौन से पर्टिकुलर केमिकल की वजह से वो फिनोमिना या वो जो डिजीज है वो देखने को मिलती है, दैट यू शुड लर्न दैट थिंग। नेक्स्ट वी हैव 37। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर पर भी वीडियो है,
बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, वो हर्ब हो सकता है, शब हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल का वेस्ट हो सकता है, तो दैट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? सो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, मतलब कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिजीज होती है। सो ये कौन सी डिजीज कोज करता है? ये कोज करता है क्राउन गोल्ड डिजीज। ये प्लांट्स में होती है और ये एक तरीके से बेनिफिशियल नहीं है, तो ये फर्टिलाइजर तो नहीं हुआ। मतलब ये तो प्लांट को हार्म कर रहा है ना, क्योंकि ये क्राउन गोल्ड डिजीज प्लांट्स में कोज कर रहा है, तो ये फर्टिलाइजर कैसे हुआ? तो दिस इज नॉट अ फर्टिलाइजर, दिस इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर हम देखें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम एक्वेटिक फर्न की बात करें, सो एक्वेटिक फर्न को अजोला भी बोला जाता है। सो अजोला जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एनाबिना, एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग का ये काम करता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एज़ोटोबैक्टर, सो एज़ोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। तो एक तरीके से अगर ये चीज़ें प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में हो या फिर एक तरीके से मैन्योर के फॉर्म में हो, तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये फर्टिलाइजर का काम कर रही है। सो दैट इज वाई दे आर कैटेगराइज अंडर बायो फर्टिलाइजर। बट एग्रोबैक्टीरियम जो है, क्योंकि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो फर्टिलाइजर नहीं हुआ, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम। Question number 38, we have a majority of antibiotics are derived from actinomycetes coming from the member of the genus. तो बहुत सारी एंटीबायोटिक जो है वो एक्टिनोमाइसाइट से बनती है। सो एक्टिनोमाइसाइट जो है वो किस जीनस का मेंबर है? सो दैट इज द मेंबर ऑफ जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस का ये मेंबर है। एंड तो अगर हम देखें कि बहुत सारी एंटीबायोटिक इस जीनस से बनती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टेट्रासाइलिन के बारे में सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में भी सुना होगा, तो ये सब जो है वो इसी जीन से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है, which of the following is not a molecular method of detection of microbial population from water and soil? तो इसमें से कौन सा मोलिकुलर मेथड नहीं है? माइक्रोबियल पॉपुलेशन को पानी और मिट्टी से डिटेक्ट करने का मोलिकुलर मेथड नहीं है। मतलब हमें पानी में और मिट्टी में अगर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को ढूंढना इन द सेंस कि डिटेक्ट करना है कि कितनी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, कहाँ है। इसमें से कौन सा मोलिकुलर मेथड नहीं है? तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है एमपीएन, एमपीएन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मोलिकुलर मेथड नहीं है। एलिसा है, पीसीआर है, डॉट प्लॉट हाइब्रिडाइजेशन है, बट एमपीएन नहीं है। एमपीएन जैसे हमने अभी ऊपर, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा यहाँ पे, तो भैया आपको आंसर जो है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया है एमपीएन के बारे में। इसका करेक्ट आंसर एमपीएन था और इसमें ऊपर साफ साफ शब्दों में दिया है स्टेटिस्टिकल मेथड। स्टेटिस्टिकल मेथड ये है क्या? एमपीएन। तो एमपीएन जो है वो स्टेटिस्टिकल मेथड है एंड मॉलिक्यूलर मेथड नहीं है। सो मॉलिक्यूलर मेथड इज बेसिकली, मतलब कि जो जब हम किसी चीज़ की कल्चर करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू डाइल्यूशन कल्चर। सो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम चीज़ों को जब डील कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये नहीं है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सट्रीमोफाइल्स। सो इसमें से कौन सा एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में सही है?
सो एक्सट्रीमोफाइल्स जो हैं दे हैव यूनिक एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, इस वर्ड के नाम में ही, मतलब इस वर्ड में ही इसका मतलब छुपा है, इसकी डेफिनेशन छुपी है। इसमें बोला है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमो से बना, एक्सट्रीमो जो है वो एक्सट्रीम से बना है, और एक्सट्रीम जो है एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मतलब अति वाली जो सिचुएशन है, एक्सट्रीम, टॉप नॉच, अति वाली, ठीक है। एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग। तो अत वाली जो चीज़ें हैं उनको अगर कोई एक्सट्रीमोफाइल अगर है, तो एक्सट्रीम अति वाली चीज़ों को जो एक तरीके से पसंद कर रहा है, लविंग है, सो दैट इज़ एक्सट्रीमोफाइल, है ना? सो मतलब कि एक्सट्रीमोफाइल एक तरीके से ऐसे एक तरीके से प्लांट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनकी एडेप्टेशन बड़ी यूनिक होती है, जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के कैपेबल होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। तो वो हार्श एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कैसा होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसिडिटी है। अब एसिडिटी में तो कोई नॉर्मल प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, पीएच बिलो 7, है ना? सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नमक वाली कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस वहाँ पे हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस वहाँ पे हैं उसके आस-पास। तो बेसिकली एनवायरनमेंट जो होता है उनका बड़ा हार्श होता है। तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस को लव करे, जो एक्सट्रीम कंडीशंस लविंग हो, तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे एनिमल्स को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। तो थर्मस एक्विटस जो है एक तरीके से इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, थर्मस एक्विटस जो कि थर्मोफाइल है, मतलब थर्मस एक्विटस नाम से ही पता चल रहा है जिसको एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहना पसंद है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सट्रीमोफाइल, एंड वो थर्मोफाइल के कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, मतलब उस टेम्परेचर लविंग है। अब एक्सट्रीमोफाइल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर, एसिडिटी, सैलिनिटी, रेडिएशन, एक्सट्रीम रेनफॉल, इन सब कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे कुछ जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि बहुत बारिश वाले इलाकों में सर्वाइव करेंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि डेजर्ट वाले, बहुत गर्मी वाले इलाके में सर्वाइव करेंगे। सो उन्हीं सब ऑर्गेनिज्म को जो कि एक्सट्रीम, नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से एक्सट्रीम कंडीशंस में जो रहते हैं उनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा गया है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 40। एंड इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन पढ़े, एंड अगर आपने देखा होगा, सो कुछ तो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ जो है वो सीवेज, मतलब वही वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, एंड सम आर रिलेटेड टू एमपीएन, सम आर रिलेटेड टू बायो रेमिडिएशन, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू बायो रेमिडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली अगर आपने यूजीसी नेट का सिलेबस देखा होगा तो नीचे वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, जैसे बायोपायरेसी, बायोमैग्निफिकेशन, बायोफर्टिलाइजर्स, बायोअक्यूमुलेशन, बायोऑगमेंटेशन, बायोरेमेडिएशन। सो उन सबको आप एक बार देख के जाएँगे सभी टर्म्स को, क्योंकि टर्म्स इम्पोर्टेंट है, सीधा-सीधा वहाँ से डेफिनेशन आती है और आपसे टर्म पूछी जाती है। सो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे पास, जो वैरायटी रही। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड आते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे, एंड जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं क्वेरी को। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सभी के कमेंट्स का जवाब दूँ। एंड सब्जेक्टिव के लिए आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करा दीजिए। सो आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि एक बार मैं ऑब्जेक्टिव पूरा पेपर सॉल्व करा दूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो उसको ख़त्म कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं तभी स्टार्ट कर दूँगी कि मैं सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ। सो थोड़ा सम अप करके चीज़ों को आई विल कम अप विथ कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, एंड किस तरीके से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन-कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है, कौन सी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी, कौन सी चीज़ें लीस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। सो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, बट अभी एक बार ये पेपर
सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। 10-10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एक दिन में मैं 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक सुबह के 9 बजे, एक शाम को रात का टाइम में, मतलब एक एएम 9 एएम, एक 9 पीएम पे अपलोड होती है। ताकि हमारा एग्ज़ाम से पहले हमारी प्रिपरेशन का हमें आइडिया लग जाए और क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस मोर और लेस सेम है। मैंने सिलेबस भी अपलोड किया है, आप सिलेबस भी एक बार जाके देखेंगे। तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ सर्च करेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके के हैं और क्वेश्चन इन टॉपिक से हैं, तो दोज़ टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन द चैनल, ऑन द चैनल, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पहले मैं ये पेपर आपको कवर कराना चाहती हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन मैं अच्छे से कराना चाहती हूँ, देन हम सब्जेक्टिव पे भी चलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।